नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। शराब घोटाले को लेकर तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए आज अहम दिन है। अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट का अहम फैसला आज आने वाला है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को उनकी चुनौती दी गई। और ऐसे में अब देखना यह है कि हाईकोर्ट से केजरीवाल को क्या कोई राहत मिलती है या नहीं। केजरीवाल की जेल का योग बरकरार रहता है या फिर जमानत का संयोग बन जाता है। तो अरविंद केजरीवाल की याचिका जिस पर आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। आज जो होगा अदालत में उसी का एक ब्यौरा आपके सामने रख देते हैं। अरविंद केजरीवाल पर आज क्या होने वाला है, देखिए। सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में है। फैसला दोपहर 2:30 बजे आएगा। फैसला सुरक्षित रख लिया था अदालत ने पिछली बार 3 अप्रैल को जब इस मामले में सुनवाई की थी। तो किस मामले की आंच है ये? शराब घोटाला मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल इस वक्त घिरे हुए हैं। फैसला आएगा अरविंद केजरीवाल पर। केजरीवाल की तरफ से चुनौती दी गई थी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को। अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। तो एक तरफ कोर्ट में आम आदमी पार्टी और ईडी की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर झूठे केस में आपके नेताओं को फंसाने का आरोप लगा रही है। अपोजिशन पार्टी के नेताओं को चुनाव के वक्त परेशान किया जाए, उनके रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जाए ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सकें, सिर्फ इसी के अंदर वकीलों और कोर्ट के चक्कर काटते रहें। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है जिसके हिसाब से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रहे हैं। आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया। तो मेरा मानना है कि जब ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इस घोटाले में ये भी हैं, तो जांच एजेंसी को ये जांच तो करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि जो निर्दोष है वो सत्य थोड़ा देर परेशान हो सकता है, लेकिन जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। हमारा ये स्टैंड है। तो सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल और बाहर सियासी वार पलटवार। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं दीपक रावत से कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे और इसी को लेकर पूरी रणनीति चुनावी कैंपेन की जो आज डोर टू डोर कैंपेन के जरिए आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू की जानी है। दीपक जी बिल्कुल, गोपाल राय जो कि दिल्ली के संयोजक है रोमाना, वो इस कैंपेन की शुरुआत करेंगे। विश्वास नगर से शुरुआत होनी है दिल्ली के। लेकिन कल भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा गया कि क्या ये कैंपेन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहेगा, तो इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना था कि नहीं, ये नारा पूरे देश भर में लेके जाएंगे जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का संगठन है और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि क्योंकि आप अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन में दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को ये सूट करेगा? तो इस पर संदीप पाठक जो कि संगठन महामंत्री हैं, उनका ये कहना था कि कांग्रेस से भी इस पर बात कर ली गई है। हालांकि कांग्रेस का अपना नारा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस नारे को भी जो केजरीवाल से जोड़ कर दिया गया है कि जेल का जवाब वोट से, इसको भी फिट करने की कोशिश की जाएगी। तो इस पूरे मुद्दे को आम आदमी पार्टी भुलाने की कोशिश कर रही है, लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है और कल से ये प्रक्रिया शुरू हो गई और आज घर घर जाकर ये सहानुभूति बटोरने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता करेंगे। रोमाना रहिए आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी केजरीवाल को जेल भेजने को बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल देशभक्ति में नहीं, घोटाले के आरोप में जेल गए। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का घर घर कैंपेन भी शुरू होना है। गोपाल राय कैंपेन की शुरुआत करेंगे, जैसा कि अभी दीपक ने बताया। विश्वास नगर इलाका है दिल्ली का, वहां से कैंपेन लॉन्च होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी 24 चुनाव की कैंपेन जो है वो तैयार की है। जो पदयात्रा निकली है वार्ड 148 हौसखास में, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पदयात्रा निकाली है इस बात को बताने के लिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र खतरे में है और जेल का बदला जो है वोट से जनता को देना है। एक ही बात हर तरफ गूंज रही है, केजरीवाल जी को जेल में बंद करके बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रमाण के इन्होंने ये बता दिया है कि इस बार बहुत बुरी तरह लोकसभा के अंदर हारेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कोई पाकिस्तान से लड़ते हुए, चीन से लड़ाई लड़ते हुए जेल नहीं गए। छोटे छोटे बच्चों को
किताब की जगह शराब की बोतल थमाने के लिए गए हैं और आज बड़ी बेशर्मी से ये लोग कह रहे हैं। अच्छा होगा आप यह भी कह दें कि अरविंद केजरीवाल जी की जो कैंपेन चलेगी आम आदमी पार्टी की होगी कि आप हमें वोट दो, हम तिहाड़ जेल के जितने क्रिमिनल हैं उन लोगों को टिकट देके एमएलए और काउंसलर बनाएंगे। तो एक तरफ ये सियासी आर पार है और दूसरी तरफ नजर आज अदालत पर भी लगी हुई है, जहां अरविंद केजरीवाल पर फैसला आएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, फैसला दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। इससे पहले जब अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा गया था, दोनों पक्षों की तरफ से जो मुख्य दलीलें रखी गई थी, एक बार वो दोहरा दीजिए। देखिए, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कहा गया था कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर कोई रोल नहीं है। कई तरह की दलीलें दी गई थी कि किस तरह से शुरुआत से लेकर कई महीनों तक जो है उनका नाम नहीं आया था और फिर एक ऐसे गवाह ने उनका नाम लिया जिसने बाद में बीजेपी को चंदा दिया। इस तरीके की दलीलें जो कि अमूमन हमने देखा है कि कोर्ट के बाहर भी आम आदमी पार्टी के नेता जो लगातार जिक्र कर रहे हैं, उसी तरीके की दलीलें कोर्ट के अंदर भी दी गई थी और ये बताने की कोशिश की गई थी कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। टाइमिंग के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। वहीं अगर हम जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की माने तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। ये वो पार्टी है जिसको 45 करोड़ रुपए, तो उनके पास में पूरा प्रूफ है कि किस तरीके से हवाला के जरिए गोवा चुनावों में इस्तेमाल किया गया था और ये उन लोगों को दिया गया था जो उस दौरान कैंपेन में शामिल थे, यानी कि उम्मीदवारों तक पहुंचा था और वो पैसा हवाला के जरिए नगद में पहुंचा था। और इस वजह से अरविंद केजरीवाल को जो है राहत नहीं दी जानी चाहिए और जो केस जो उन्होंने रद्द करने की मांग की है उसमें उनको किसी भी तरीके की राहत नहीं मिलनी चाहिए और उनकी याचिका को खारिज कर देना चाहिए। तो इन तमाम दलीलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे फैसला देगा और यहां जैसी उम्मीद है, क्योंकि करीबन जो है उस दिन जो 3 से 3.5 घंटे का आर्गुमेंट हुआ था, लिहाजा अदालत का आदेश भी विस्तृत होगा कि अगर राहत दी जा रही है तो क्यों और अगर राहत नहीं दी जा रही है तो उसकी क्या वजह है। तो आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, दीपक रावत इस तमाम जानकारी के। अगली खबर का रुख करें जो महाराष्ट्र से है, जहां आज महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद सुबह 11 बजे का वक्त तय है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों की संख्या को लेकर ऐलान किया जाएगा कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना 22, कांग्रेस 16, एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना ने अब तक 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस 13 पर, एनसीपी शरद पवार अब तक 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। दरअसल लोकसभा की जो सांगली सीट है उस पर शिवसेना ने अपना उम्मीदवार और लोकसभा की भिवंडी सीट पर एनसीपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तनातनी बढ़ गई थी और अब कांग्रेस आलाकमान ने सांगली और भिवंडी पर दावा छोड़ चुनाव की तैयारी में लगने के निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में ये जो सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला है, इसमें सहमति कैसे बनी है? महाराष्ट्र कुल 48 सीटें, वही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 22 सीटों पर चुनाव, कांग्रेस 16 पर और एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यही वो सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला है जिसको लेकर कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकायदा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सूरज ओझा से कि ये जो सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला जिस पर मोहर लग चुकी है, ऐलान होना बाकी है, यहाँ सीधे सीधे जो एक तरीके से सैक्रिफाइस है, कुर्बानी है, वो कांग्रेस ही देती हुई नजर आई है सीटों के मामले में, तभी ये बात बन पाई है सूरज? जी बिल्कुल, अगर कांग्रेस ने सेक्रीफाइस नहीं किया होता तो सांगली और भिवंडी की ये 2 सीटों को लेकर तनातनी चल ही रही थी, काफ़ी मनमुटाव हुआ था। इसके बाद एनसीपी ने भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है मुंबई को लेकर, नहीं तो मुंबई में भी फ्रेंडली फाइट को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही थी। तो फिलहाल जो फार्मूला अब सामने आ रहा है वो 22-16-10 का फार्मूला सामने आ रहा है, इस पर मुहर लग सकती है। हालांकि इसमें एक सीट ऊपर नीचे भी बताई जा रही है कि शिवसेना 21 पर भी जा सकती है और जो कांग्रेस है वो उसकी एक सीट बढ़ भी सकती है, लेकिन जो फॉर्मूला होगा वो इसी के आसपास होगा। कुछ ही देर में तीनों पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं रुमाना, अगर कांग्रेस ने अपनी जिद छोड़ी नहीं होती, एनसीपी ने मुंबई को लेकर अपनी जिद छोड़ी नहीं होती, तो जो महाविकास अघाड़ी का जो फॉर्मूला है वो बिगड़ जाता और साथ ही उनको चुनाव में जो एक साथ एकजुटता दिखाने की बात चल रही थी वो एकजुटता दिखाई नहीं
नहीं देती, क्योंकि सांगली के जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के नेता हैं, उनका ये मानना था कि उनके लोगों को वहाँ से टिकट मिलनी चाहिए। वहीं पर भिवंडी में भी एनसीपी ने जोर लगा दिया था, एनसीपी ने भी अपना जब उम्मीदवार घोषित कर दिया तब कांग्रेस ने वहाँ पर भी जोर लगा दिया था। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ा, तब जाकर ये बात बनी है। बहुत शुक्रिया आपका सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पीएम मोदी आज 3 राज्यों का दौरा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की रैली है। पीएम मोदी आज चेन्नई में रोड शो भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो कार्यक्रम रहने वाला है रैलियों का, उसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 3 राज्यों का दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चेन्नई में पीएम मोदी का आज रोड शो भी है। और ऐसे में आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार धुआंधार आज किस तरीके से रहने वाला है। जो पहली रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में होनी है, पीलीभीत में। पीलीभीत आप जानते हैं वहां जहां सीट जो है वरुण गांधी की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। दूसरी रैली बालाघाट मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसका समय दोपहर 2:30 बजे है और यहां पर समर्थन में भारतीय पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रैली करने जा रहे हैं। और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री तीसरी रैली के लिए तीसरे राज्य का रुख करेंगे। ये रोड शो होगा, चेन्नई में होगा, तमिलनाडु में। रोड शो का वक्त शाम में है, 6:30 बजे के आसपास। और इससे साउथ चेन्नई, चेन्नई सेंट्रल का जो लोकसभा क्षेत्र है उसको साधने की कोशिश। और यहां से जो उम्मीदवार हैं वो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और विनोद जी सेल्वम जो हैं वो यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद हैं। रविकांत, जरा बताइए किस तरीके का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 3 राज्यों में ये चुनाव प्रचार का धुआंधार कार्यक्रम रहने वाला है। रविकांत। रोमाना, देखिए, उत्तर से दक्षिण तक प्रधानमंत्री मोदी आज एक ही दिन में रैली करेंगे। हम इस समय मध्य प्रदेश के बालाघाट में हैं। बालाघाट में भी का जो ये एरिया है ये दरअसल आदिवासी इलाका है और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है ये इलाका। इस इलाके की करीब 3 से 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा महत्व की सीट है, क्योंकि वही सीट प्रधानमंत्री मोदी की झोली में पिछली बार नहीं आई थी, बीजेपी के पास नहीं आई थी, कांग्रेस के पास थी। 28 सीटें, 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास हैं, सिर्फ एक छिंदवाड़ा नहीं है। उसके अलावा बालाघाट जैसी जो सीटें हैं वहाँ पर पिछला जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और बीजेपी के बरक्स कांग्रेस की सीटों को फायदा हुआ था। लिहाजा जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की खास तौर से जनसभाएं हो रही हैं। आज बालाघाट में भी जनसभा है और यहाँ भी कांग्रेस को पिछली बार विधानसभा में बढ़त मिली थी। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली से काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। करीब 31 विधानसभा सीटें ऐसी हैं आसपास की जिस पर प्रधानमंत्री की इस रैली से सीधा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। करीब 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इस महाकौशल के इलाके में आती है और उन सभी सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली की जो छाप है वो पड़ सकती है। काफ़ी बड़ा ये इलाका है जहां पर इस रैली को रखा गया है। आपको मैं तस्वीरें भी दिखा दें। यहाँ देखिए, ये पूरी तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी की रैली की। यहाँ दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बालाघाट में रैली होनी है। आपको लिए चलेंगे उस समय एक बार फिर से यहाँ रविकांत के पास। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। मनमोहन सरकार में गृह सचिव की जिम्मेदारी निभाने वाले और मौजूदा देश के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा बड़ा किया है। आर.के. सिंह कह रहे हैं कि मोदी और मनमोहन सिंह की सरकारों में फर्क बड़ा था। मनमोहन के राज में सोनिया गांधी ही सरकार थी। डिजास्टर मैनेजमेंट के गठन का जिक्र करते हुए आर.के. सिंह ने कहा, जो चिट्ठी सोनिया गांधी ने लिखी वही चिट्ठी 20-25 दिन बाद मनमोहन सिंह ने भेजी। सुनिए आर.के. सिंह का दावा। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आइए, सही है। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे समय में शुरू हुआ। मैं जॉइंट सेक्रेटरी था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। हमको कहा गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले प्रारंभ करने के लिए। जो आज डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ है वो हमने ड्राफ्ट किया, तो उसका हमने ड्राफ्ट वगैरह बनाया, ठीक है साहब।
उसके बाद ओके हुआ, हम लोगों ने सर्कुलेट वगैरह किया। तो उसमें सोनिया जी को लगा कि साहब हम लोगों ने क्या किया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई है। तो एनडीए में को हमने रखा था एक्स ऑफिशियो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और उसके मिनिस्टर्स मेंबर्स होंगे, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ, ये होम मिनिस्टर, एटसेट्रा, इरिगेशन मिनिस्टर, जो भी कंसर्न मिनिस्टर्स। सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, उस समय शिवराज पाटिल जी थे गृह मंत्री, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एनडीएमए के मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड होना चाहिए बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो चिट्ठी आई तो उन्होंने हमको बुलाया, शिवराज जी ने दिखाया, तो हमने कहा कि ये उपयुक्त नहीं होगा, ये सब प्रोफेशनल ये होना चाहिए, ये इंस्टीट्यूशनल बॉडी होना चाहिए, क्योंकि उसको रिस्पॉन्ड करना होगा, और उसमें ये सब मंत्रियों की आवश्यकता है, बाहर का आदमी को कोई आइडिया नहीं होगा। तो वो एग्री कर गए, हम लोगों ने उसको फाइल कर दिया। लो एंड बिहोल्ड करीब 20-25 दिन के बाद प्रधानमंत्री से, मनमोहन सिंह जी से वही चिट्ठी आई जो सोनिया जी ने लिखा था, कंटेंट वही था, दस्तखत मनमोहन सिंह का था, ये डिक्टेशन। तो फिर शिवराज जी ने बुलाया, उन्होंने क्या तो करना होगा, प्रधानमंत्री कहा गया, ये अंतर। चुनाव के बीच बाहुबली मुख्तार की जेल में मौत पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्तार के घर गए थे वो, और अब उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य एबीपी न्यूज से खास बातचीत में वो सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है माफिया की मौत पर न जाने कितने घरों में दिवाली मनाई गई, चुनाव में मुख्तार की मौत कोई फैक्टर नहीं है। अखिलेश यादव मुख्तार के घर गाजीपुर गए तो अतीक की कब्र पर भी फूल चढ़ाते, ये तंज कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। मुख्तार के जनाजे में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों की भीड़ थी, आम लोग नहीं थे, ये दावा भी किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य हमारे साथ हैं। केशव जी, आप इस समय लोकसभा का चुनाव की जो तैयारियां हैं, गतिविधि है, लगातार चल रही है, और आप लगातार इसमें पश्चिम की ओर जा रहे हैं। आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, लेकिन पूरब में सियासत बड़ी गरमाई हुई है मुख्तार अंसारी को लेकर के। मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूं, चूंकि इस समय यूपी की राजनीति में मुद्दा छाया हुआ है। अखिलेश यादव भी वहां पर गए और उन्होंने वहां जाकर के ये कहा कि इतने सारे लोग वहां पर आए, इतनी भीड़ हुई, इतने लोग मानने वाले मुख्तार अंसारी के, वो जो संवेदना जताई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो मैं पश्चिम के भी दौरा करके आ रहा हूं और पूरब का भी दौरा करके आ रहा हूं। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा, ना घोड़ा दूर है और ना मैदान दूर है। चुनाव भी होंगे, 4 जून को रिजल्ट भी आएंगे। जब सपा होगी, जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी, तो अहंकारी श्री अखिलेश यादव जी का ये अहंकार चूर चूर हो जाएगा। अहंकारी अखिलेश यादव आप उनको कह रहे हैं, उनकी अफजाल अंसारी उनकी पार्टी से लड़ रहे हैं, उस नाते वो वहाँ गए होंगे, तो उसमें आपने अहंकारी क्यों जोड़ा? मैं ये बात इसलिए जोड़ रहा हूँ कि वह जब इस प्रकार की बातें करते हैं, अगर ठीक है अफजाल अंसारी उनकी पार्टी के प्रत्याशी जरूर हैं और उनके भाई की मौत हो गई है, यह भी सच है। जो मुख्तार अंसारी जिनके खिलाफ अनेक गंभीरतम अपराध दर्ज थे, जिसमें कई मामलों में सज़ा हो चुकी थी, और उस सज़ा के बाद वो कहें कि हम वहाँ पर जा कर के, वो तो बहुत गरीबों के हमदर्द थे और बड़े लोकप्रिय थे, तो गुंडई के बल पर जो उत्तर प्रदेश में राजनीति होती थी, उस राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है। अब गुंडागर्दी के बल पर नहीं, अब लोकप्रियता का पैमाना इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये नापा जाएगा कि जो लोकप्रिय होगा वही जीतेगा। जो गुंडागर्दी करने वाला होगा, दंगागर्दी करने वाला होगा, जमीन पर कब्जा करने वाला होगा, वो नहीं जीतेगा। गुंडा, दंगा, जमीन पे कब्जा, ये 3 विशेषण आपने इस्तेमाल किए, किस संदर्भ में और किसके लिए किए हैं? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, या किसी से छिपा नहीं है। उसकी याद दिला रहे हैं आप? मैं उसकी याद दिला रहा हूँ। एक बात ये बताइए, लेकिन ये जो बात कही जा रही है केशव जी, ये जो भीड़ उमड़ी, इतने बड़ी संख्या में लोग गए, वो कह रहे हैं लाखों लोग उमड़ आए, ये गरीब मजलूम, ये कहाँ से आए? फिर समाजवादी पार्टी के पास ऐसे 10-5 हज़ार लोग हैं, वो लाखों लोग शब्द का प्रयोग करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है।
लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के लोग जो वहाँ एकत्र हुए थे वह संख्या कितनी थी, 10,000 थी कि 5,000 थी कि 3,000 थी, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जिस हिसाब से दावे किए जा रहे हैं वास्तविकता वह नहीं है। वहाँ सपा से जुड़े हुए लोग जरूर पहुँचे थे, ऐसा मुझे भी फीडबैक मिला है, लेकिन उससे चुनाव में कोई असर पड़ जाएगा या वह समाजवादी पार्टी वहाँ से चुनाव जीत ली, 2024 का चुनाव जीत पाएगी, यह असंभव। वो जो लोग पहुंचे तो सपा के लोग थे सारे, जो मुख्तार अंसारी के की जनाजे के पीछे और कब्रिस्तान के बाहर सपा के। वो गाजीपुर के लोग थे क्या? गाजीपुर में तो 20 लाख लोग हैं, वहाँ 10,000 लोग 20,000 लोग पहुँचे, 20 लाख में से 20,000 कितना हो गया? तो 20,000 लोग पहुंचे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उस पर कोई डिबेट नहीं। कोई निर्देश था आप कह रहे हैं सपा के लोग ऑर्गेनाइज था क्या? वो आप कहना क्या चाह रहे हैं? डिबेट करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि अगर सपा के लोग और सपा का जो वहाँ घोषित प्रत्याशी है उसके भाई की मौत हुई है और मौत में अगर कोई शामिल होने के लिए चला गया है तो इसका मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत डिबेट का विषय है। हाँ, ये सही है, समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है, उनकी रिश्तेदारी गुंडे, अपराधी, माफियाओं से, दंगाइयों से है और उसके कारण सपा सफा हो रही है। 2012 में जो पूर्ण बहुमत लेकर के आए, 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 पर सिमट गए, 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन 73 जीता, वो 5 सीटों पर सिमट करके रह गए। 2022 में 400 सीट का दावा करते थे लेकिन 111 सीट पर सिमट करके रह गए और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर प्रदेश के अंदर है। और 2019 में सपा, बसपा सब ने, कांग्रेस ने, उस समय तो राष्ट्रीय लोकदल भी उनके साथ था, गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद भी सपा सफा हो गई और भाजपा ने 64 सीटें 51% वोट के साथ जीता और 2024 में 80 की 80 लोकसभा जीते। पर केशव मौर्य ये क्यों कह रहे हैं इलाहाबाद जाने तक की आपने सलाह दे दी अखिलेश यादव की, वहां भी कुछ गड़ा हुआ है, वो क्या है? इलाहाबाद जाने की आपने बात क्यों कही? वो आप भी जानते हैं और अखिलेश यादव जी भी जानते हैं और सपा वाले भी जानते हैं और प्रयागराज वाले भी जानते हैं। जब उनको जाना ही है ऐसे स्थान पे, भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण 22 जनवरी 2024 को ठुकरा दिया और वहाँ जाने की इनको फुर्सत नहीं मिली। बाकी जगह जाने की फुर्सत है तो केवल गाजीपुर ही क्यों गए? फिर चले जाएं, अतीक अहमद की भी वहाँ पे कब्र बनी हुई, वहाँ पर भी जाकर के फूल चढ़ाओ। मुझे एक बात ये बताइए कि आप पर ये आपको कहा जा रहा है, आप पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके मुकदमे गिनाते हैं, माफिया, गुंडा, ये शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपने आपकी जानकारी में आए होंगे, तो वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव जी जितना आंदोलन केशव प्रसाद मौर्य ने किया है उसका 1% करते तो उनके खिलाफ भी एक नहीं 10, 20, 25, 50 मुकदमे लिखे होते, लेकिन वह आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, वो अपराधियों का संरक्षण करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। वो आंदोलनकारी नहीं है, उनको जो राजनीति मिली है वो विरासत में मिली है, उनके संघर्ष से नहीं मिली। संघर्ष की राजनीति और विरासत की राजनीति में ज़मीन और आसमान के बीच का जो अंतर होता है वो अंतर होता है। ज़रूर मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा भी विचार करना होगा तो वो विचार ज़रूर करेंगे कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया है, उनको विरासत में जो कुछ मिला है और विरासत में सियासत मिल सकती है, नहीं मिल सकती। इस चुनाव को लेकर भी ये बता दीजिए, आपका क्या प्रेडिक्शन क्या है केशव मौर्य का? प्रैक्टिकल बताइएगा, ये तो स्लोगन है आपका 80 में 80। नहीं, 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। 75 पे हम कमल के फूल पर लड़ेंगे, 5 पर हमारे सहयोगी दल जो हैं वो अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। तो ऐसे मिलाकर के हमारी 80 लोकसभा सीटें हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। 4 जून को 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। यह देश की ज़रूरत है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरत है, देश के विकास के लिए ज़रूरत है, गरीब कल्याण के लिए ज़रूरत है, महिला सशक्तिकरण के लिए ज़रूरत है, भारत के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरत है, अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए। मेरा आखिरी सवाल ये है, आखिरी इसलिए कह रहा हूँ चूँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कहीं निकलना होगा, तो गाजीपुर में क्या होगा? ये जो ऐसा सिंपैथी वेव नहीं होगी गाजीपुर में, वहाँ की सीट पिछली बार भी आप हारे थे, तो गाजीपुर में आपको पॉलिटिकल रिपरकशन क्या? पूर्व में के तट से होकर के गंगा मैया बहती हैं और 2019 और 2024 के बीच में गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। अब न 2019 का लोकसभा चुनाव है और न सपा, बसपा और कांग्रेस
का गठबंधन है और ना सपा को कोई वापसी चाहता है। क्यों अंसारी की मौत फैक्टर नहीं है क्या? ये कोई फैक्टर है जी? कोई माफिया मर गया, कितने घरों में दिवाली मनाई गई होगी, कुछ को पता नहीं। दिवाली मनाई गई होगी आपको? और क्या, मैं ये मानता हूं कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। मौत हुई है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिन घरों की, जिनके सुहाग छीने गए होंगे, जिनकी राखियां छीनी गई होंगी, जिनकी कोख सूनी की गई होंगी, वो कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। वो पूरा प्रदेश एग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं आप मुख्तार अंसारी के मुद्दे पे? मैं उनके मुद्दे पे स्टैंड लेने का विषय नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति का इतना विस्तृत आपराधिक इतिहास हो, उस व्यक्ति के बारे में जीवन और मृत्यु तो जो भी धरती पर पैदा होगा उसको मरना ही है। कब कौन मरेगा ये ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं जानता है, लेकिन माफिया को कोई मसीहा बताना मुझे लगता है उचित नहीं। राहुल गांधी पे एक आखिरी सवाल आपसे, अभी तक अमेठी में तय नहीं हो पा रहा है कि राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं? तय करेगी भाजपा, नहीं तय करेगी। डर नहीं है अमेठी से लड़ गए तो माहौल बदल जाएगा? और भाजपा की वर्तमान की सांसद और केंद्र की मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं और पिछले बार के अंतर से भी बहुत बड़े अंतर से इस बार जीत रही। चुनौती नहीं है आपके लिए? नहीं, कहाँ चुनौती है? अगर चुनौती होती तो पहली सूची में उनका नाम आ जाता। उनको स्वयं हिम्मत नहीं पड़ रही है। हमारे साथ केशव मौर्य हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बात कहते हुए और बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि 80 में 80 और 400 पार। ये बात जब कहते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है केशव मौर्य की। जो ये कह रहे हैं उस दावे का इम्तिहान 4 जून को होगा। कैमरा हरिओम मिश्रा के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। और अब बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी सामने आ रही है, पुलिस और एसटीएफ ने एक हत्याकांड में शामिल आरोपी उसे मार गिराया है। हरिद्वार जिले के भगवानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बाइक सवारों को रोका जो भागने की फिराक में थे। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक शार्प शूटर अमरजीत सिंह बिट्टू को मार गिराया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से 28 मार्च को बाबा तरसेम सिंह की हत्या कर दी गई थी और इसी हत्याकांड के एक आरोपी का इनकाउंटर। उत्तराखंड में भगवानपुर जो चेक पॉइंट है वहां पर बाइक सवार थे ये आरोपी और भागने की फिराक में थे और यहीं पर एक आरोपी का इनकाउंटर। देर रात पुलिस और बनवासियों के साथ मुठभेड़ हुई है। हमारे साथ हरिद्वार के एसएसपी, उनसे पूछते हैं पूरा क्या मामला है। कल देर रात हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी एसटीएफ के माध्यम से कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति इस बॉर्डर को क्रॉस करके मुरादाबाद की ओर को जा रहे हैं, जिसमें ये सूचना में प्राप्त हुई थी कि जो बाबा तरसेम साहब की जो हत्या हुई थी उसमें शामिल ये मुख्य अभियुक्त रहे हैं। पुलिस के द्वारा इसमें नाकाबंदी की गई थी और बॉर्डर चेकपोस्ट को पूरा डाउन करके ही चेकिंग की जा रही थी। इस बीच भगवानपुर से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 संदिग्ध व्यक्ति हमारा जो बैरियर पॉइंट्स है उसे तेज़ी से क्रॉस करके निकले हैं फायरिंग। पुलिस के द्वारा जब इनका पीछा किया गया, इन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, तो क्लियर के से थोड़ा पहले इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया गया, जिस पर पुलिस के द्वारा इनको न्यूट्रलाइज़ किया गया। इसमें एक व्यक्ति जो उस समय घायल हुआ था उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था। एक व्यक्ति भागने में कामयाब हो गया था। उसकी पकड़ के लिए हम लोग लगातार अभी भी कॉन्बिंग कर रहे हैं। जो व्यक्ति को न्यूट्रलाइज़ किया गया था उसे हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। उसकी पहचान अमरजीत सिंह के नाम से की जा रही है और जो बाबा तरसेम साहब, जो डेरा साहब के जो उनकी हत्या में ये मुख्य आरोपी था और 1 लाख का इनामी था। और पुलिस के द्वारा ये पूरा कल रात को ये पूरा घटना कर दिया गया। सर टोटल कितने बदमाश थे सर? ये बाइक में 2 बदमाश थे उस समय शामिल, और जिसमें एक को तो हॉस्पिटल में भेजा गया था और एक जो है अभी भागने में फरार होने में कामयाब रहा है। ये पुलिस तलाश कर रही है दूसरे बदमाश? जी हाँ, हम लोग लगातार अभी भी कॉम्बिंग कर रहे हैं। हमारी टीमें लगातार अभी भी उसके पीछे लगी हैं। पुलिस का कहना है कि एक बदमाश को गोली लगी जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरे की तलाश जारी है। रोहित शुक्ला, एबीपी न्यूज, हरिद्वार। और इस बीच दक्षिण भारत से बड़ी खबर आ रही है। चेन्नई में कई जगह ईडी ने छापेमारी की है। ड्रग्स माफिया जफर सादक के ठिकानों पर यह रेड मारी जा रही है। जफर सादक के करीबियों पर भी छापेमारी की गई है। 25 लोकेशंस बताई जा रही हैं चेन्नई में, जहां ईडी ने एक साथ रेड की है। जफर सादक तमिल फिल्मों का प्रोड्यूसर,
आपको बता दें 2000 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी के बाद एनसीबी ने जफर सादिक को गिरफ्तार किया था और इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज से क्या डिटेल्स और सामने आ रही है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले महीने ही जफर सादिक को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, और जांच के दौरान 2000 करोड़ से ज्यादा की जो ड्रग्स थी वो एनसीबी ने बरामद की थी। इसके बाद इसी एफआईआर को, एनसीबी की एफआईआर को संज्ञान में लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ईडी ने दर्ज किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 25 लोकेशन पर चेन्नई में, मदुरई में, तिरुचिरापल्ली में जो है रेड चल रही है। जफर सादिक के यहाँ तो रेड हो रही है, साथ ही साथ इसके जो एसोसिएट्स हैं उनके यहाँ भी जो रेड है ईडी की लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तमिलनाडु में अलग अलग 25 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की ये रेड जो चल रही है, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा फौरन आप तक पहुंचाएंगे।